ये संविधान निर्माण की जो कहानी है उसमें थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। नमस्कार। हमारे पास जो स्रोत है वो इस पूरी प्रक्रिया पर काफी रोशनी डालते हैं। मतलब संविधान सभा की पहली मांग से लेकर उसमें हुई बहसें, निर्णय और फिर आखिरकार संविधान लागू होने तक। हाँ, हमारा लक्ष्य ये है कि इस काफी जटिल सफर को आसान शब्दों में समझे और जाने कि हमारे लोकतंत्र की ये जो बुनियाद है वो आखिर रखी कैसे गई। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना मुझे लगता है बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो दस्तावेज है जिस पर आज हमारा पूरा देश, हमारा लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा है। सही बात है। इस सफर में कई दिलचस्प मोड़ आए, बहुत बहसें हुईं और वो फैसले लिए गए जिन्होंने भारत की दिशा हमेशा के लिए तय कर दी। तो सबसे पहले ये ख्याल कहाँ से आया कि भारत का अपना संविधान हो और उसके लिए एक अलग सभा, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए? सुनने में आता है कि ये विचार सबसे पहले 1934 में एमएन रॉय ने रखा था। हाँ, एमएन रॉय जो समय वामपंथी आंदोलन के एक जाने माने नेता थे, उन्होंने ये विचार पेश किया। ये पहली बार था। लेकिन ये सिर्फ एक विचार था यार। हाँ, मतलब ये एक बौद्धिक स्थल पर था पहले। हम्म। इसे राजनीतिक मंच पर लाने का काम असल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया। जब 1935 में उन्होंने पहली बार आधिकारिक तौर पर यह मांग रखी कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। अच्छा, 1935 में कांग्रेस ने इसे आधिकारिक बना दिया। और फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने भी तो कुछ कहा था इस बारे में। हाँ, 1938 में नेहरू जी ने कांग्रेस की तरफ से ये घोषणा की कि आजाद भारत का संविधान बिना किसी बाहरी दखल के बनेगा। और इसे ऐसी संविधान सभा बनाएगी जिसके सदस्य वयस्क मताधिकार, मतलब सभी वयस्कों के वोट से चुने जाएंगे। ये तो बहुत मजबूत मांग थी उस समय के हिसाब से, बिना बाहरी दखल और वयस्क मताधिकार। बिल्कुल, ये सीधे सीधे स्वराज की मांग को और पुख्ता करता था कि हम अपना भविष्य खुद तय करेंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार कहाँ मानने वाली थी इतनी आसानी से? हाँ, उन्होंने शुरू में ध्यान नहीं दिया होगा शायद। क्या उन्होंने नजरअंदाज किया? उन्हें ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि भारतीय अपना संविधान खुद बनाए। लेकिन फिर वो द्वितीय विश्व युद्ध के हालात, हाँ, उसने सब बदल दिया। हाँ, उन परिस्थितियों ने उन्हें थोड़ा मजबूर किया। वो 1940 का अगस्त प्रस्ताव शायद इसी से जुड़ा है, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। बिल्कुल, अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार सिद्धांत के तौर पर ही सही इस मांग को मान लिया। चलो ठीक है, आप बना लेना। सिद्धांत के तौर पर? मतलब पूरी तरह नहीं। हाँ, मतलब अभी ठोस कुछ नहीं था। फिर 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एक प्रस्ताव लेकर भारत आए। उसमें विश्व युद्ध के बाद भारत को अपना संविधान बनाने की इजाजत देने की बात थी, पर वो प्रस्ताव भी कामयाब नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? उसमें क्या दिक्कत थे? देखिए, उसकी मुख्य वजह थी मुस्लिम लीग की आपत्ति। लीग उस समय तक काफी मजबूती से ये मांग करने लगी थी कि भारत को दो हिस्सों में बांटा जाए। अच्छा। और दोनों के लिए अलग अलग संविधान सभाएं बने। क्रिप्स प्रस्ताव में ऐसा कोई बंटवारे का प्रावधान नहीं था, इसलिए लीग ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। तो फिर सभा बनी कैसे आखिरकार? इतने सारे पेंच थे। अंत में 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई, एक और ब्रिटिश मिशन। इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की मांग तो नहीं मानी, लेकिन उन्होंने एक ऐसी योजना पेश की जिससे कम से कम एक संविधान सभा का गठन हो सका। अच्छा। इसी योजना के तहत नवंबर 1946 में जाकर संविधान सभा बन पाई। तो इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत कुल सदस्य संख्या 389 तय हुई थी। हाँ, 389। इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए थीं, मतलब वो इलाके जो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन थे, और 93 सीटें देसी रियासतों के लिए थीं। ये 296 और 93 का बंटवारा कैसे हुआ? मतलब किस आधार पर? ये बंटवारा काफी सोच समझ कर किया गया था। जो 296 सीटें थीं ब्रिटिश भारत की, उनमें से 292 सदस्य तो ब्रिटिश गवर्नरों वाले 11 प्रांतों से आने थे। हाँ। और बाकी 4 सदस्य चीफ कमिश्नर के जो प्रांत थे, जैसे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, वहां से आने थे। और सीटों का आधार मोटे तौर पर जनसंख्या थी, मतलब हर 10 लाख लोगों पर करीब करीब एक सीट। अच्छा, 10 लाख पर एक सीट। और ये भी सुनने में आया है कि इन सीटों को समुदायों के बीच भी बांटा गया था। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। ब्रिटिश भारत की जो सीटें थीं, उन्हें 3 मुख्य समुदायों, मुस्लिम, सिख और सामान्य में उनकी आबादी के अनुपात में बांटा गया। सामान्य में मतलब मुस्लिम और सिख को छोड़कर बाकी सब आ गए। ऐसा क्यों किया गया? ये इसलिए ताकि जो मुख्य अल्पसंख्यक समूह हैं, उन्हें भी ये लगे कि उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित है। सिख सिर्फ पंजाब में थे, तो वहां उन्हें अलग से प्रतिनिधित्व मिला।
बाकी जगह मुस्लिम और सामान्य। लेकिन इन सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? क्या आम जनता ने वोट डाला था जैसे नेहरू जी ने कहा था? नहीं, यही एक क्या कहते हैं पेंच है। नेहरू